आप सभी को नमस्कार। छाया पाठशाला में आप सबका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है। एईडीओ एग्ज़ाम के लिए कल मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं ला पाए, इसके लिए सॉरी। आज से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। और हाँ, कल से 2 सेट आएंगे, एक मॉर्निंग में 7 बजे जो हमारा टाइम है, और दूसरा शाम को 7 बजे, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में 7 बजे का। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 6 करते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन पहला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पे हुई थी? ऑप्शन है रजा खान, सिताब राय, मुर्शिद कुली खां, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें कहता है कि इनमें से किसकी नियुक्ति जो है 1764 के बाद बिहार के उप दीवान के तौर पर हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सिताब राय। जो बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी, लड़ाई के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो क्या किए थे, बंगाल बिहार ओडिशा में जो दीवानी का अधिकार था वो प्राप्त कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बक्सर की लड़ाई के बाद जो 1764 में लड़ी गई थी, उसके बाद बंगाल बिहार ओडिशा में जो दीवानी का अधिकार था वो ये प्राप्त कर लिया था। और इसी समय 2 भारतीय उप दीवान नियुक्त किए थे। इसका नाम क्या था? इसका नाम था मोहम्मद रजा खान और सिताब राय। मोहम्मद रजा खान जो थे वो बंगाल का और सिताब राय बिहार का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिताब राय। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2016 में मुद्रा के विमुद्रीकरण का मूल्य लगभग 15,41,793 करोड़ रुपये थी। लौटाई गई कुल विमुद्रित करेंसी मूल्य क्या था? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, मैं बस इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस संगठन को सूचना का अधिकार यानी कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, पॉलिसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम या डिप्लोमेसी इमरजेंसी रिस्पांस टीम, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 3 का ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 4 का। इसमें कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया, कब आया? ऑप्शन है 1 जनवरी 2010, बी 1 जनवरी 2011, सी 1 अप्रैल 2009, डी 1 अप्रैल 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में कब आया? 1 अप्रैल 2010 को ये अस्तित्व में आया। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करवाना इसका उद्देश्य है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? कॉपर एवं जिंक, निकेल एवं फेरस, कोबाल्ट एवं एल्युमिनियम, बॉक्साइट और आयरन। तो पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पृथ्वी के कोर में कौन से तत्व पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल और फेरस। इसे निफे भी कहते हैं, इसे NiFe, निकल और फेरस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी का जो तीसरा और अंतिम परत है, ये है क्रस्ट, मेंटल, और ये वाला परत है कोर। इसी के बारे में बोल रहा है।
क्वेश्चन में। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले की संस्थान थी। कौन सा? ऑप्शन देखते हैं, से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग या उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। कौन थी पूर्ववर्ती? इसका सही आंसर आप लोग भी करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई। ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा इसका सही आंसर? क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। जैसे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1851 में हुआ था। ये कब हुआ था? 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन हुआ था 1876 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में, इंडियन लीग हुआ था 1875 में। तो ये एक से अधिक है जो कांग्रेस से पहले हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1879, बी 1881, सी 1883। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना हुआ था ये 1884 में हुआ था। कब हुआ था? 1884 में। इसलिए इसका आंसर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो भी दिया है उनमें से एक भी आंसर नहीं है। इसका मद्रास महाजन सभा का जो स्थापना है ये हुआ था 1884 में। और इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था? मद्रास महाजन सभा का जो गठन है 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और उसके बाद पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है तमिलनाडु में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। कब हुआ था मद्रास महाजन सभा? 1884 में। आगे हम लोग देखते हैं, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 3410 किलोमीटर, 3587 या 4595 या 4707 किलोमीटर। कितना इसका सही आंसर हो जाएगा? बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 8 नंबर आप लोग भी आंसर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर सी 4595 किलोमीटर। आगे देखते हैं, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? सोमेश्वर पहाड़ी कौन से जिला में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी चंपारण, बी गोपालगंज, सी पूर्वी चंपारण, डी सिवान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है 10 नंबर का, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है? ऑप्शन 1 गया, बी पटना, सी भागलपुर, डी बोध गया, ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 5 पहाड़ियों से घिरा है इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो बिहार का ये जो शहर है इनमें से ऑप्शन में से कोई नहीं है। ये शहर है राजगीर। कौन सा है? ये है राजगीर।
राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसका जो नाम है, राजगीर की ये 5 पहाड़ियों का जो नाम है, इसका नाम क्या है मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है लिखने का। इसका नाम है विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी। क्या सब नाम है? इसका नाम है विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी। क्या सब नाम है? जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। फिर से रिपीट करती हूँ, याद रखिएगा। विपुलगिरी, रत्नगिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी, ये 5 पहाड़ियाँ जिससे जो है राजगीर घिरे हुए हैं। 11 नंबर का देखते हैं। निम्न में से बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण पूर्वी का धारवाड़ क्षेत्र, बी पठारी क्षेत्र, सी बिहार का मैदान, डी दक्षिण पश्चिम विंध्यन क्षेत्र और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का मैदान। बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है, क्या है? बिहार का मैदान। इसे 3 भागों में बांटा गया है, तराई, बांगर और खादर। तो तराई वाला जो क्षेत्र है ये सोमेश्वर श्रेणी से लगभग 10 किलोमीटर तक यहाँ पे क्या है, कंकर, पत्थर, बालू इसी का निक्षेपण है। फिर इसके बाद प्रायः दलदली क्षेत्र देखा जाता है। बांगर पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र को हम लोग खादर कहते हैं। इसका विस्तार जो होता है गंडक से कोसी नदी के क्षेत्र तक उत्तर बिहार में ये है और बाढ़ आते हैं इस तरफ। आगे हम लोग देखते हैं बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया? एक बार क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ती हूँ। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी सरदार पटेल, ई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो 12 नंबर में आप लोग देखेंगे कि जो बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए जो आंदोलन किया गया था 1911 में, जिसकी वजह से बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, उसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किए थे ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में जो अलग प्रांत का निर्माण के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, इस आंदोलन का नेतृत्व डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और उनके साथ महेश नारायण भी थे। और 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल से बिहार के विभाजन का प्रस्ताव जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने इसको पेश किया था। क्या पेश किया था? ये जो 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल से बिहार के विभाजन का जो प्रस्ताव रखा गया था, और ये प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं मोहम्मद अली के द्वारा ये पेश किया गया था। और फिर जो है 1911 में बिहार बंगाल से अलग होकर नया प्रांत बना था। हम लोग 13 नंबर का देखते हैं। इसमें कहता है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 शेरशाह सूरी समस्तीपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑल इंडिया किसान सभा। इसमें से कहता है कि कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सही है। इसमें है जो शेरशाह सूरी, ये आपको यही सही नहीं है। यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? समस्तीपुर में नहीं, इनका मकबरा है सासाराम में। कहाँ पे है इनका मकबरा? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ये सही है।
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 26 जनवरी 1916 में हुआ था, तो ये भी सही है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था 1936 में 1936 में किए थे। तो इसका डेट भी रख लेंगे याद। 11 अप्रैल कब 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। सही कौन सा नहीं होगा, सही हो जाए ये ए नंबर जो है समस्तीपुर, इसका मकबरा नहीं सासाराम में है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर में है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ऑप्शन है 1905, 1907, 1909 या एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो कब किया गया था अलग? 22 मार्च 1912 को। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और ओडिशा को अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 15 नंबर का हम लोग देखते हैं, मेनहट्ट परियोजना क्या है? यह अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी, दुनिया के सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। सी, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना है। डी, एक प्रसिद्ध थीम पार्क है। ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मेनहट्ट परियोजना क्या है? मेनहट्ट परियोजना जो है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मेनहट्ट परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया था। किसके सहयोग से चलाया गया था? अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और इसमें जो है शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था। क्या था इसका? ये जो चलाया गया था ये मेनहट्ट परियोजना, इसमें शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। आगे हम लोग देखते हैं कुछ करंट अफेयर पुराना है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? इस रोबोट का नाम क्या है? मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इस रोबोट का नाम है ऑप्टिमस। आगे हम लोग देखते हैं, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। कहाँ पे है? ऑप्शन 1 है प्लीहा, बी पेट, सी यकृत, डी एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। तो 17 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है यकृत। मलेरिया जो है, मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रजाति का एक क्या होता है? कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम प्रजाति के एक कोशिकीय परजीवी के कारण होता है। और ये जो परजीवी है सबसे ज़्यादा मच्छर के काटने से इंसान में फैलता है। ये किस में फैलता है? ये जो है मच्छर के काटने से ये परजीवी इंसानों में फैलता है। और मलेरिया परजीवी जो होता है वो किसी वाहक के माध्यम से किसी व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाता है और फिर वो जो है यकृत लीवर में पहुंचता है ना। पहले वो मतलब कि ये जो मच्छर होता है, मच्छर के काटने से जो मलेरिया होता है ये किसी व्यक्ति के रक्त में पहले पहुंचता है, रक्त प्रवाह में पहुंचता है और उसके बाद फिर वो लीवर में पहुंच जाता है, जहाँ वे क्या करता है 1 साल तक वो निष्क्रिय रह सकता है उस जगह, फिर लीवर में वो। तो जब ये परजीवी पूरा तरह से परिपक्व हो जाता है तब वो फिर जो है लीवर से निकल कर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है।
फिर हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण इस तरह से विकृत होगा। इसका आंसर 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये वाला देखिएगा, सही नहीं है। पूर्णवृत्त मतलब पत्ती को तने से जोड़ता है, क्या ये सही है? आधार के पास शाखाओं का मोटा कठोर तना पेड़ होता है, क्या ये सही है? कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता है, क्या ये सही है? या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग भी आंसर करिएगा कौन सा, ये ध्यान रखिएगा सही है या नहीं, ये जो पूछा जाता है। तो 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही नहीं है। पूर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, ये सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता लता, ये सही है। लेकिन जो आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, इसे पेड़ नहीं कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे झाड़ी कहते हैं, इसे झाड़ी कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहता है। सक्सेंस पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, कारण क्या है? कहता है सक्शन पुल के कारण पैरों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? पौधा अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? पर्णहरित, वायुमंडल, प्रकाश या मृदा? तो पौधे अपना पोषक तत्व जो है मुख्यतः किससे प्राप्त करता है? ये मृदा से प्राप्त करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन का सूचक है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देती है? ऑप्शन 1 है क्रोमोसोम, बी आरएनए, सी जीन, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देती है? 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीन। डीएनए का जो वह भाग होता है जो प्रोटीन को जानकारी देता है वह जीन होता है। जीन जो है प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाया जाता है, जीन प्रत्येक मानव कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन है अमीनो एसिड, बी स्टार्च, सी कार्बोहाइड्रेट, डी इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। पाचन के बाद प्रोटीन जो है किसमें परिवर्तित होते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित होती है? ये होता है अमीनो एसिड में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में और वसा ग्लिसरॉल में और फिर कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाता है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीनो एसिड। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। प्रोटीन कैसा पदार्थ होता है? एक जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। आगे हम लोग देखते हैं अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, अम्ल या क्षार अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ये जो है प्रोटीन, ये अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी तत्व नहीं है यूरेनियम,
रेडियम, थोरियम या कैडमियम। इनमें से कौन सा जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो कैडमियम जो है वो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, ये सब, रेडियम, ये सब क्या है? रेडियोधर्मी तत्व हैं। कैडमियम रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कैडमियम जो है एक रासायनिक तत्व है। कैडमियम, ये Cd, एक क्या है? एक रासायनिक तत्व है। और जो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, ये इसका परमाणु क्रमांक 48 होता है। और इसका उपयोग क्या करने में किया जाता है? जो रिचार्जेबल जो बैटरी होती है उसको बनाने में, कोटिंग, प्लास्टिक उत्पादन, मिश्र धातु के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा अल्कोहल जो है वो पेय के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है मेथेनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल या एक से अधिक, या फिर ई, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है ये क्या होता है? ये मतलब 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल उपयुक्त है, क्योंकि ये मतलब पूर्ण 100% जो शुद्ध एथेनॉल होता है, 100% शुद्ध एथेनॉल को पूर्ण शराब कहा जाता है। इसका निर्माण जो शुद्धिकृत स्पिरिट से किया जाता है और इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है। तो आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर के क्वेश्चन में है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा एंजाइम है? इन्वेंटर्स, माल्टेस, जाइमेज और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है वो जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को क्या करते हैं? एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। और ये जो एंजाइम है वो किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। किसके माध्यम से यह क्रिया करता है? तो ये किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से ये क्रिया करता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है जाइमेज। आगे हम लोग देखते हैं, पानी में घुलने पर उसे ठोस कठोर बनाने वाला यौगिक है। पानी में घुलने पर उसे ठोस बनाने वाला यौगिक कौन है? आगे 27 नंबर का देखते हैं, पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है, क्या है? CaCO3, MgSO4, CaHCOH, Hol2, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर का क्वेश्चन है, सूक्ष्म एशियाई गैस, सूक्ष्म लिटमस 28 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म एशियाई गैस सूक्ष्म लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? ऑप्शन है, एशियाई गैस निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है। बी, सूखी एशियाई गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता है। सी, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। ऑप्शन है, प्रोटीन की संख्या में, द्रव्यमान संख्या में, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में, या परमाणु संख्या में। इससे पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। कब अलग अलग होते हैं?
पहले हम लोग देखते हैं कि समस्थानिक किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जिनका जो है परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या जो है इसका अलग अलग हो, यानी परमाणु भार भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या। अलग अलग क्या होना है? द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक में जो परमाणु संख्या होती है, समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक होती है वो क्या होता है? वो समान होता है, और जो द्रव्यमान संख्या होता है वो अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाता है। आगे का हम लोग देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईंधन के रूप में, ड्यूटेरोनो के रूप में, ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता? एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति, आयाम या वेग क्या नहीं बदलता है जब एक वर्णीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति नहीं बदलता है। जो एक वर्णीय प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश की क्या क्या बदलता है? प्रकाश की चाल, तरंग दैर्घ्य और तीव्रता। प्रकाश की चाल, तीव्रता और उसका जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए ऑप्शन होगा ए, आंसर ए। अब आगे का देखते हैं, हॉलोकी दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरा में नहीं देखा जा सकता, इसलिए होता क्योंकि ये हॉलोकी दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता क्योंकि ऑप्शन है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। सी, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंख तक नहीं पहुंच पाती। डी, एक से अधिक, ई, इनमें से कोई नहीं। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा? अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता जो है निर्मित करता है। ये जो है हॉलोकी दृश्य प्रकाश, ये एक क्या है? जल पारदर्शक होता है। क्वेश्चन में बताया है कि हॉलोकी दृश्य प्रकाश जो है वह जल पारदर्शक होता है। दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता का क्या करता है? निर्माण करता है। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी और अस्पष्टता का निर्माण करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग देखते हैं 34 नंबर का क्या है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL बराबर 10 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। ये क्या कार्य करेगा? FL बराबर 10 सेंटीमीटर से के एक उत्तल लेंस की तरह, F बराबर 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह। FL 10 सेंटीमीटर से एक उत्तल लेंस की तरह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए मैं कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रही हूँ। मैं 2 दिन से बाहर थी तो क्लास नहीं ले पाई थी, तो बस ले रही हूँ।
आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर का, कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल आघूर्ण, टॉर्क, विस्थापन या ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पूछ रहा है सदिश राशि नहीं है, ये याद रखिएगा, नहीं वाला। इसमें कहता है कौन सदिश राशि नहीं है, तो गति सदिश राशि नहीं है। मैं बोल देती हूँ सदिश राशि कौन कौन से हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि जो होता है वे राशि होता है जो भौतिक राशियाँ, सदिश राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका जो है परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जिसका परिमाण के साथ साथ क्या होता है? दिशा भी होता है। इसमें क्या सब आता है सदिश राशि में? वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, बल आघूर्ण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग, ये सब आते हैं आपको सदिश राशि में। अब सदिश राशि में कौन नहीं आते हैं उसे देखते हैं, जो अदिश राशि में आते होंगे। अदिश राशि को सबसे पहले जानेंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वैसी राशियों को कहते हैं, वैसी भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। इसमें जो है दिशा नहीं होता, इसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। इसमें आता है गति, आयतन, बल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान। तो गति क्या है? अदिश राशि है। आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि तबीयत एकदम से ठीक नहीं है, क्लास नहीं लिया था मैंने, तो इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ। प्रकाश वर्ष मात्रक है, समय का, चाल का, दूरी का, बल का, किसका मात्रक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर या 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि कौन सी है? ऑप्शन है बल, वेग, विद्युत धारा या कार्य या इनमें से कोई नहीं। तो मूल भौतिक राशि इसमें से कौन है? 37 नंबर का आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशि को कहते हैं जो क्या कहते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रहता है ना, जिसे एक से दूसरे में नहीं बदला जा सकता, इसे मूल भौतिक राशि कहते हैं। और इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन में, इस अनुसार से विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि कौन सा होता है मैं यहाँ बोल देती हूँ, लिखने का जगह नहीं है, ऊपर में ही लिखा जाता है। तो लंबाई है ना, मूल भौतिक राशि में क्या है? लंबाई का मीटर, समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड, ताप का क्या होगा? ताप का केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये सारा जो है, ये सारा क्या है? ये सब मूल भौतिक राशि है। 38 नंबर का देखते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन 1 है नांगल में, बी सिंदरी में, सी आलवे और डी ट्राम्बे में। तो कहाँ लगाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सिंदरी में लगाया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी बिहार में लगाया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था? किस पंचवर्षीय योजना के काल में जो है कीमत स्तर घटा था? प्रथम योजना, दूसरी योजना, चौथी योजना या वार्षिक योजनाएं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का प्रथम योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लाया गया था? 1 अप्रैल 1951 को ये लाया गया था। ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। इस योजना में जो है कीमत स्तर घटा था। इस योजना में क्या हुआ था? कीमत स्तर घटा था। आगे हम लोग 40 नंबर को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एकत्रित किए जाते थे। कहाँ से किए जाते थे? ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI द्वारा, बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा, या योजना आयोग द्वारा, या फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता था? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंकन एकत्रित किए जाते थे, तो किसके द्वारा किए जाते थे? ये किए जाते थे ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर कब, किस वर्ष? 1950 को, 1951 को, 1952 को, 1953 को। तो किस वर्ष किया गया? ये 1952 को किया गया। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। हम लोग 42 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? अमर्त्य सेन, मोहम्मद यूनुस, एस चक्रवर्ती या वेंकैया नायडू। किसने दिया था? गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं समूह के विचार को देने वाले कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। स्वयं सेवा समूह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्वयं सहायता समूह जो है एक ऐसा समूह है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें 10 से 12 लोग, इसमें क्या होता है कि 10 से 12 लोग जो है ये एक साथ आपस में मिलकर जो है काम करते हैं, बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने सदस्यों को क्या करते हैं? अल्प ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। अल्प ब्याज पर वो क्या करते हैं? ऋण भी उपलब्ध कराते हैं। और ये जो समूह है पुरुष और महिला इसमें दोनों कर सकते हैं। इस समूह में जो है मेल और फीमेल जो है दोनों कर सकते हैं। और ये स्वयं सहायता जो है सबसे पहले आया कहाँ से था? ये बातें सबसे पहले बांग्लादेश के जो अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने दिया था। और 1970 के दशक में लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की गई। कब की गई? 1970 के दशक में इनके द्वारा जो है मोहम्मद यूनुस के द्वारा लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत किया गया और जिसके तहत गरीबी विशेषकर महिलाओं को बिना किसी शर्त से ऋण देने की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मोहम्मद यूनुस। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका मैं सीधे आंसर ही बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक ईंधन इन 4 क्षेत्रों में निवास करते हैं। कौन से 4 क्षेत्र हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ओडिशा। बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा।
क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन 4 राज्य कौन से हैं? 4 राज्य जो सबसे अधिक निर्धन हैं, यह है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? इसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्र चर को प्रभावित करता है? ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार या उत्पादन। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल्य स्तर। अब हम लोग 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? पंचायत सदस्य के अयोग्यता के प्रश्न का निर्धारण जो है वो कौन करेगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर ऐसी संस्थान जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, या जिलाधीश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 का सही आंसर हो जाएगा ऐसी संस्थान जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। क्वेश्चन है, पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? ऐसी संस्थान जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 47 नंबर का, पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है? पंचायती राज किसका विषय है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या अनुच्छेद 316। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। पंचायती राज जो है किसका विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ये 73वां संविधान संशोधन में इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान को क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें जो है भारतीय संविधान में भाग 9 जो है भाग 9 और अनुसूची 11 भाग 9 अनुसूची 11 में और 243 से लेके 243 ओ तक पंचायती राज है। कहाँ तक है? 243 से 243 जो है ओ तक पंचायती राज के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, हमारे संविधान के अनुसार जो है वह राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता, या बी 5 वर्ष में समाप्त हो जाता, या सी प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त होता है, या डी समाप्त ही नहीं होता। इसका सही आंसर है डी, ये जो है समाप्त ही नहीं होता। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो है वो समाप्त नहीं होता। संविधान का जो अनुच्छेद 83 है, कौन सा अनुच्छेद? 83 का 1 में कहा गया है कि राज्यसभा का विघटन जो है वो नहीं होता है, लेकिन इसके सदस्य का 1/3 सदस्य, 1/3 इसमें क्या होता है कि इसमें जो सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, 1/3 सदस्य कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर इसका सेवा निर्मित हो जाएगा, है ना। 1/3 सदस्य इसमें कहा गया है अनुच्छेद 83 में राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, यह एक अस्थायी सदस्य है। और इसमें यह भी कहा गया है कि इसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर क्या हो जाएंगे? ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसका मतलब होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य के लिए निर्वाचन होता है, और फिर इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। इसका कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या राज्य तथा केंद्र दोनों का।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आगे एक ऑप्शन में हम लोग और एक ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन इसका आंसर हमें यही मिल गया कि भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। किसका मुखिया होता है? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है। 50 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 50 नंबर में है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी से भी नहीं। तो वित्त बिल के लिए स्वीकृति आवश्यक होती है। किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो आवश्यक होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में, जो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है, इसमें क्या है कि वित्त विधेयक को राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती है, फिर लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। 51 नंबर का क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? 18वीं लोकसभा के लिए, ये पुराना क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, प्रोटेम स्पीकर चुना गया, किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भर्तृहरि महताब। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज आम बजट के साथ लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता? ऑप्शन 1 है वित्त विधेयक जिनमें कराधान प्रस्ताव शामिल है, बी मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, सी विनियोग विधेयक, डी आर्थिक सर्वेक्षण। तो नहीं पेश किया जाता, ये याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट से क्या होता है, एक दिन इसे पूर्व ही लोकसभा में पेश किया जाता है। इसका सही आंसर आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ पुराना क्वेश्चन है। इसमें कहा कि रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति थे, कौन वे राष्ट्रपति थे? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 310 किस सिद्धांत का प्रतीक है? भारतीय संविधान का जो 310 है वो किस सिद्धांत का प्रतीक है? प्रसाद का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, अनुपातिकता का सिद्धांत या रेस जुडिकेटा का सिद्धांत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 310 जो है वो प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत दिया गया है। ये कौन सा सिद्धांत है? प्रसाद का सिद्धांत है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत है। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। 55 में क्या कहता है? भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली विचार उधार लिया था। भारत जो है केंद्र से संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, कनाडा से, यूएसए से, यूके से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा कनाडा से। भारत में जो संघीय प्रणाली कनाडा से लिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ? 1949 में भारतीय संघ में जो सम्मिलित हुआ है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर। मणिपुर जो है वो 1949 में अक्टूबर 1949 में जो है ये भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आगे हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है, ये कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान नज़दीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान डैश
के नज़दीक है। किसके नज़दीक है? जयपुर, रनकपुर, रायपुर, जबलपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिला में है। इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के निकट है ये। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है जयपुर के निकट है। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? वियना 1985, मॉन्ट्रियल 1987, रियो 1992, टोक्यो 1997। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो 1997। 60 नंबर का क्वेश्चन है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल जलोदभित, मरुदभित, लवणोदभित या इनमें से कोई एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि श्वसन मूल जलोदभित और लवणोदभित दोनों पादपों में पाए जाते हैं। जलोदभित में भी और लवणोदभित में भी श्वसन मूलन जो है पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से एक से अधिक। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? पेन, SO2, ओजोन, कौन सा होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, क्योंकि इसका जो है ये PAN और SO2 ये दोनों जो है द्वितीयक प्रदूषक गैस है। आगे हम लोग देखते हैं 62 नंबर का, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया है। 10% नियम जो दिया गया है, ऑप्शन एक है लिंडमैन द्वारा, हकल द्वारा, एल्टन द्वारा या एक से अधिक या कोई नहीं। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा लिंडमैन द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया गया, किसके द्वारा? लिंडमैन के द्वारा दिया गया। और आगे देखते हैं 2000 जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया गया? अनुसूचित जनजाति जो है अधिकतम किस राज्य में पाया गया? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे पाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में पाया गया। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अधिकतम प्रतिशत कहाँ पे है? मिजोरम में है। आगे हम लोग देखते हैं 64 नंबर का, कि निम्नलिखित में से भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? 64 का पहले ऑप्शन देखते हैं। गिरता जन्म स्तर, बी स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, सी साक्षरता स्तर में सुधार, डी किशोर जनसंख्या का आकार। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा किशोर जनसंख्या का आकार। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ देती हूँ। भारतीय जनसंख्या की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? किशोर जनसंख्या का आकार। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। अब हम लोग आगे देखते हैं 66 नंबर का, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोरदार पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व में जितनी सारी ऊंची चोटियाँ होती हैं वो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? जितने सारे प्रकार है नीचे दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो नवीन मोरदार पर्वत होती हैं वहाँ पे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस। ये सारी जो पर्वत है ये वलित पर्वत है। कौन से पर्वत है? ये वलित पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है। हिमालय, रॉकी, एंडीज, एटलस, मतलब इस तरह के जो भी पर्वत है यहाँ पे ऊंची चोटियों के ऊंची चोटियाँ जो है यहाँ पे पाई जाती हैं पर्वतों में। और 67 नंबर का है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? मध्य एशिया, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी, जेरूसलम। तो जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। ये सारे चीज़ें एनसीईआरटी में दी हुए हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? ये अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। आगे 68 नंबर का देखते हैं। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? अनधिवासी बस्तियां, अनौपचारिक बस्ती, अगली करी भूमि या मडई नगर, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 68 का एक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक बस्ती। अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? ये जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती के नाम से। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 69 है, 69। बुशमैन का निवास क्षेत्र है तकला मकान, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया और रब अल खाली। बुशमैन का निवास क्षेत्र कहाँ पे है? इसका निवास जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की जनजाति है। ये बुशमैन कहाँ की है? अफ्रीका महादेश की जनजाति है कालाहारी। 70 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? शीत कटिबंध में कौन आता है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच की स्थित क्षेत्र। और ऑप्शन देखते हैं, दोनों गोलार्धों में 83.5 डिग्री और 66.5 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। सी में है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, आर्क, अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। तो सही आंसर 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डी आंसर क्यों हो जाएगा? शीत कटिबंध पेटी का जो विस्तार होता है वो होता है 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के होता है। ऐसे आप समझेंगे। ये भूमध्य रेखा हो गया ये वाला, और ये वाला जो भाग है ये 90 डिग्री का जो भाग है यहाँ पे ये ध्रुव वाला, ये वाला भाग जो होता है ये शीत कटिबंधीय भाग होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का। ये जो है ये 66.5 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री वाला हो गया। तो ये वाला भाग जो है ये शीत कटिबंध का विस्तार है यहाँ पे। इसमें ये दोनों, ये यहाँ से जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध है, दोनों गोलार्धों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में भी होता है और यहाँ साउथ में भी होता है, यहाँ 90 और यहाँ पे फिर 66.5 डिग्री। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 71 नंबर का देख लेते हैं। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? कहता है कि ग्रीनविच में, मान के चलो ये जो लाइन है ग्रीनविच में अभी कितने बजे हैं? यहाँ 12 बजे हैं। तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या होगा? यहाँ हम लोग ये जो है पश्चिम और ये पूर्व, कहता है कि इसके जो 30 डिग्री पूर्व है यहाँ पे कितना समय होगा, कितना बजेगा? 71 नंबर का देखते हैं यहाँ पे कितना बजेगा। यहाँ पे दोपहर के 2 बजेंगे।
क्योंकि यहाँ पे ग्रीनविच पे 12 बजे है। पश्चिम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है 2 आवर, और यहाँ पे आते हैं तो ये प्लस होता है। तो यहाँ 12 बजे हैं, तो उसके बाद कितना बजेंगे? दोपहर के 2 बजेंगे, क्योंकि यहाँ पूर्व की तरफ प्लस होता है, तो इसका यहाँ पे 2 बजेगा। आगे हम लोग देखते हैं 72 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? कौन सा शहर जो है सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? सिडनी, हांगकांग, टोक्यो और सिंगापुर। तो कौन सूर्य के पहले अनुभव करता है? ये करता है सिडनी। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 है उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। सी वजन कम करने वाला उत्पादक है। सी महाराष्ट्र में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, और ऑप्शन 1 भी सही होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? कौन सी विशेषता मैंग्रोव वनों से संबंधित है? घने लंबे वृक्ष, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं, दलदल, कीचड़, खारा तटीय जल, आदर्श आवास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे जो मैंग्रोव वनों की जो मैंग्रोव वन से जो संबंधित होते हैं वे घने लंबे वृक्ष, पौधों की जड़ें पानी के अंदर डूबी हुई होती हैं। तो एक से अधिक इसके ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम लोग देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी पर्णपाती वन, ई इनमें से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे हम लोग देखते हैं 76 नंबर का, निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? किस राज्य में वन का विस्तार जो है 75% से अधिक नहीं है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इस अनुसार इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं 75% से अधिक नहीं है जो कह रहा है। यहाँ पे 75% से अधिक बहुत सारे वन हैं। जैसे मिजोरम में जो है 84.53% है। मेघालय में जो है 76% मेघालय में है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे हम लोग देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2 या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा K2। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसे K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। K2 या फिर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन या K2। ये भारत का सर्वोच्च ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, अनायमुदी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस अनुसार भारत के जो पूर्वी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट के बारे में बताया गया है। भारत का जो ये पूर्वी घाट वाला जो ये हिस्सा है, यहाँ पे है महेंद्रगिरी। ये सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पे महेंद्रगिरी। जो यह चोटी जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उड़ीसा के गजपति जिला में ये है महेंद्रगिरी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है 79 में है कि कौन सा निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, पीसीएस हो या लगभग सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, ये क्वेश्चन है कि कौन से दक्षिण से उत्तर, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ऑप्शन 1 है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। बी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका सही क्रम क्या है, जो दक्षिण से उत्तर है 79 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और उसके उत्तर में है काराकोरम। दक्षिण से उत्तर की ओर है ना। यहाँ पे पहले हो जाएगा पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर हो जाएगा लद्दाख, फिर हो जाएगा काराकोरम, इस तरह से। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एनी बेसेंट, मैडम जो है ब्लेडवास्की, कर्नल अलकॉट, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। तो 80 नंबर का सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल ऑलकॉट। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किए थे 1875 में। आगे हम लोग देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। इसका ऑप्शन है रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। तो 81 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। कब किए थे, ये किए थे 1897 में। कब किए थे, मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि ये सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, सुमेलित नहीं है। ये इसीलिए मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी कई एग्ज़ाम में हुई है, इसलिए इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है या नहीं है। इसमें है सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपुल्स, S.A. डोंगे, नवयुक्त, मोहम्मद अली, कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो कौन सा सही है इसमें और कौन सही नहीं है। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहता है सही नहीं है, तो बी सही इसलिए होगा क्योंकि ये सही नहीं है। एशिया डोंगे का नवयुग नहीं है। तो एशिया डोंगे का क्या है, एशिया डोंगे का है द सोशलिस्ट। इसका क्या है, एशिया डोंगे का इसका है द सोशलिस्ट। और सच्चिदानंद सिन्हा का है इंडियन पीपुल्स, सही है। एस डोंगे का द सोशलिस्ट। मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड, ये अंग्रेजी में है कॉमरेड इनका लिखा हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। तो आगे देखते हैं, अठारह में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था। मुंशी सूरजमल, राय मोहनलाल, बाबू गुरु प्रसाद सेन या कृष्ण भट्ट ने।
1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था? मुंशी सूरजमल ने, राजा मोहन लाल ने, या बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, या कृष्ण भट्ट ने? किसने किया था? तो 83 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किए थे। किसने? बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ये जो था द बिहार हेराल्ड, ये क्या था? बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन जो है वो 1875 में हुआ था। ये आरंभ हुआ था 1872 में, लेकिन जो इसका प्रकाशन हुआ था 1875 में। और ये बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1872 में आरंभ किया गया था बिहार हेराल्ड, और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था। आगे हम लोग देखते हैं 84 नंबर का, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, जो भारत में प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र था, ये था बंगाल गजट। ये 1780 में हुआ था प्रकाशित। किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। ऑप्शन 1 चांदनी चौक से पालम, बी दिल्ली से बिहार, सी पेशावर से बिहार, और पेशावर से वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चांदनी चौक से पालम। यह बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह किस जगह शामिल हुए थे? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। सही आंसर हो जाएगा आरा। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह जो हैं नेतृत्व किए थे 1857 के विद्रोह का। ये जमींदार थे जगदीशपुर का, और 80 वर्ष की आयु थी उनकी उस समय, और इन्हें जो है बिहार का सिंह भी कहा जाता है। और जब ये इनका जो अंतिम युद्ध था 13 अप्रैल 1858 को इनका अंतिम युद्ध था, और इसके बाद जो युद्ध में जो वो घायल हुए, और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली, डलहौजी, केनिंग, मिंटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी केनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। 88 नंबर का हम लोग देखते हैं, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास किसके गुरु थे? शिवाजी के, राणा प्रताप के, संभाजी के, या बाजीराव के? तो ये गुरु थे शिवाजी के। समर्थ रामदास जो थे वो शिवाजी के गुरु थे। महाराष्ट्र में वेतनदार किस वर्ग को कहा जाता है? वेतनदार जो है महाराष्ट्र में किस वर्ग को कहा जाता है? सामंत वर्ग, कामगार वर्ग, और भी ऑप्शन है, लेकिन हमारा आंसर यही 2 ऑप्शन में से छुपा है कि वेतनदार किस वर्ग को कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो वेतनदार हैं वो सामंत वर्ग को महाराष्ट्र में वेतनदार कहा जाता है। यह मराठा शासन काल में जो है इनका जो काम होता था ये वसूली करना होता था। मराठा शासनकाल में जो है ये वेतनदार का काम था वसूली करना, तो सुमंत वर्ग को वेतनदार कहते हैं। आगे हम लोग 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भूराजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा भूराजस्व प्रथा। सरजामी जो प्रथा था वो मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित था। सरजामी जो व्यवस्था था इसमें भूराजस्व प्रथा से ये संबंधित था। मराठा जो
जागीरदार जो थे उसको सरजामी भूमि और उनके निर्वहन के लिए ये दिया जाता था। और जो सरजामी जो था ये क्या था, मूल रूप से सिविल और सैन्य सेवा के लिए भूमि अनुदान के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये सरजामी प्रथा मराठा पुराजस्व से संबंधित था। आगे हम लोग देखते हैं, जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? उलेमाओं की उपलब्धि, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण, या सी नीति के चतुराई प्रवर्तन, डी समय की आवश्यकता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 91 नंबर का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। अब 92 नंबर का देखते हैं। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है फल की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किए थे और इन्होंने 1200 बाग भी लगवाए थे। इन्होंने कुछ और भी सुधार किए थे। जैसे उनके सुधारों में से था कि वो एक बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर की स्थापना करवाए थे। गरीबों को फ्री में इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल खोले थे। अस्पताल का नाम था दार उल सफ़ा नाम के एक अस्पताल खुलवाए थे गरीबों के इलाज के लिए। ये खैराती अस्पताल था। और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है किया गया था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण भी करवाया गया था। तो ये सारे काम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में करवाए गए थे। 1200 बाग लगवाए थे। गरीबों के लिए फ्री में इलाज करवाने के लिए खैराती अस्पताल जिसका नाम था दार उल सफ़ा इसकी इसको खोले थे। फिर सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाए थे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए काम किए थे। तो ये सारे उन्होंने प्रयास किए थे। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि तारीख़-ए-मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया था? इसमें कहा है कि तारीख़-ए-मुबारक शाही का जो लेखक है याहिया सरहिंदी वो किसके शासनकाल में आया था? लोदी, सैयद, तुगलक या खिलजी के शासनकाल में? तो ये तारीख़-ए-मुबारक शाही के जो लेखक थे याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये आए थे सैयद वंश के शासनकाल में। सैयद वंश का जो शासक था मुबारक शाह, उनके संरक्षण इन्हें प्राप्त था मुबारक शाह का। आगे हम लोग देखते हैं, राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। सोमनाथ, कल्हण, अमीर खुसरो, शारंगदेव। तो राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है सोमनाथ है। 95 में है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? वैशाली, राजगीर, बोधगया, सारनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन जो दिए थे। अब हम लोग देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, लुम्बिनी। तो महापरिनिर्वाण जब उन्होंने शरीर त्यागा था उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। 483 BC में इन्होंने अपना जो है शरीर त्यागा था। कहाँ पे? तो ये कुशीनगर में। कौन सा जगह था ये? कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कहाँ पे? कुशीनगर में, जहाँ इन्होंने अपना शरीर त्यागा था उसे शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और 483 BC में इन्होंने अपना शरीर त्यागा था कुशीनगर में। आगे देखते हैं,
97 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम क्या था? महामाया, प्रभावती, शकुंतला, राजश्री। उनकी माता का नाम था, महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563, इसका जो जन्म है 563 BC में कपिल वस्तु के समीप जो लुम्बिनी नामक स्थान है वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया है और उनकी माता जो थी वो कौलिक गणराज्य की थी। उनके पिता का नाम सुधोधन था जो शाक्य गणराज्य के वो प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के जो बचपन का नाम है, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब 98 का क्वेश्चन है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष? महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। ये 544 महावंश के अनुसार 544 BC में बिंबिसार जो है सिंहासन पर बैठा था 15 वर्ष की आयु में। आगे देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र, विजयसेन, जीवक, मनु। तो इसका चिकित्सक था जीवक। किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होनी चाहिए? किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल जो है राजगिरी में होना चाहिए था? ऑप्शन 1 है आनंद, अश्वघोष, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगिरी में होना चाहिए, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद मगध शासक अजातशत्रु अपने उसकी जो राजधानी थी राजगिरी, वहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया था। 483 BC में किया था और इसकी जो अध्यक्षता थे, इसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने के पश्चात जो अजातशत्रु थे उन्होंने राजगिरी में इसका आयोजन करवाया था और इसके जो अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का। आज मैं इस क्वेश्चन को जैसे विस्तार से अन्य क्वेश्चन का मैंने और भी प्रैक्टिस सेट का इससे पहले का विस्तार से एक्सप्लेनेशन किया, समझाया, शायद आज वैसा आप लोगों को नहीं लगा होगा क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं 2 दिन से घर में थी भी नहीं, तो फिर भी मैंने आज क्लास लिया। मेरा क्लास का टाइम सुबह के 7 बजे था लेकिन मैं नहीं ले पाई। तो आज तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने किसी भी तरह 100 क्वेश्चन किए और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जहाँ समझाने की ज़रूरत थी मैंने वहाँ पे समझाया, आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों ने भी एक साथ 100 क्वेश्चन अपने टेबल पे रख के कॉपी पेन लेके क्वेश्चन को बनाए होंगे। कितना आपका सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है 100 में से। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पढ़ते रहिए। जय हिंद। कल से हम 2 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, कोशिश करेंगे, एक सुबह में एक शाम में।